आज हम लोग एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन एल्कोहल से पढ़ रहे हैं, जिसमें फ्रॉम एल्कोहल के केस में हमने कहा यहाँ जो रिएजेंट इस्तेमाल किया मैंने, जो यहाँ पर रिएजेंट हम लोगों ने यूज किया वो रिएजेंट है आपका जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ रिएजेंट है, और एनहाइड्रस ZnCl2 जब आप लगा देते हैं तो वो जो वहां पर वाटर रिमूव होता है उस वाटर को वो ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ मैंने आपसे कहा बता दीजिए वो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में HX इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था आपसे कि यहाँ पर हम लोग HX को यूज करेंगे। इस HX के साथ कंडीशन थी कि जो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वो HCl, HBr, HI कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो HI, HBr और HCl, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसलिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड में H और I के जो बीच का बॉन्ड है वो वीक होता है, वो सरलता से ब्रेक किया जा सकता है। जब ब्रेक होगा तो आयोडीन एल्कोहल की जगह OH की जगह आयोडीन आ जाएगी और हाइड्रोजन उसके OH साथ बना के वाटर बना लेगा। उस वाटर को ये जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि जो एल्कोहल है उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी समझ लीजिए, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर कहीं पर एलिल है तो वहां एलिल होगा। एलिल सबसे ज्यादा जो है आपका वो रिएक्टिव है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज कीजिए कि कोई ऐसी केस मिले आपको कि आपका एल्कोहल प्राइमरी हो, और वहां HCl हो, जिंक क्लोराइड न हो, एल्कोहल हो, एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल हो, HCl हो और जिंक क्लोराइड न हो, तो आप ये समझ लीजिए वो रिएक्शन नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल कंडीशन पे अगर आप समझ लीजिए प्राइमरी एल्कोहल हो, 1 डिग्री एल्कोहल हो, HCl हो, नॉर्मली, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान दीजिए मेरी बात। सर उष्मा हो तो क्या हुआ? उष्मा हो तो किसमें नहीं भाई, मैंने मेरी बात पूरी समझिए। मैंने क्या कहा, आपके पास हाइड्रोजन हाइलाइट में HI होगा, HBr होगा, HCl होगा। अगर अरे यार फोन से उठा रहे हैं। क्षमता सबसे कम है और साथ में प्राइमरी अल्कोहल हो, तो आप समझ लीजिए नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन होगी। अगर यहाँ नहीं है तो ठीक है। अगर जिंक क्लोराइड नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ जिंक क्लोराइड होना आवश्यक है। अगर यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड के अलावा उष्मा हो तो जिंक क्लोराइड के अलावा उष्मा हो तो हो जाएगी रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? अगर जिंक क्लोराइड के अलावा उष्मा हो, उष्मा भी हो। यार है, देखिए मेरी बात समझिए। मैंने यहाँ पर केवल जिंक क्लोराइड यूज किया, ठीक है। हम आपको अभी अल्कोहल से बहुत सारे केस बताने जा रहे हैं। रिएक्शन को वेट करिए, रिएक्शन को वेट करिए। जिंक क्लोराइड के बाद हम आपको भी जैसे मेरे पास कल प्रॉब्लम अनिल की थी कि अगर सर H2SO4 हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, तो आज उस केस को ही बात करेंगे। और जो इसमें मैंने आपसे कहा कि जो जिंक क्लोराइड है ये एक प्रकार से आप समझिए सेपरेशन का भी काम करता है। कहीं पर कोई मिक्सचर हो, उसमें जो है आपको ये चूज करना हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है, उसको आप छांटिए, तो उस कंडीशन पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट। इट इज नोन एज
ग्लूकोज रीजेंट जो यूज है फॉर सेपरेशन ऑफ एल्कोहल, ये यूज किया जाता है, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की सेपरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप समझिए कि एक चार्ट आप बना लीजिए, मान लीजिए मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल हो, मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल हो और मेरे पास एल्कोहल हो, ठीक है, मिक्सचर हो। जहां पर आप क्लोराइड को डाल दें, एनहाइड्रस ZnCl2 को डाल दें, तो ये समझ लीजिए कि ये इसमें बहुत टाइम लगता है। जो प्राइमरी आपका है, जब जिंक क्लोराइड को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो जिंक क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करने क्या होता है, टाइम कितना लगता है रिएक्शन को होने, टाइम कितना लगता है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर है, समझिए टर्बिडिटी समझते हैं, धुंधलापन। नो सर। ऐसे होता क्या है कि जैसे ही किसी एल्कोहल में हम लोग जिंक क्लोराइड को डालते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 को, तो उसमें धुंधलापन होने लगेगा। क्या होगा? धुंधलापन होने लगेगा, उसकी जो सोल्यूशन है उसका पिक्चर चेंज होने लगेगा। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको चेंज होने में 30 मिनट लगता है, 3 मिनट में चेंज होगा। अगर जो सॉल्यूशन आधे घंटे में धुंधलापन लाए तो समझ लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये मान लीजिए 5 मिनट चेंज हो जाए तो सेकेंडरी है। और अगर ये मान लीजिए इमीडिएट चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाए, समझ रहे हैं? मतलब आप कर सकते हैं कि अगर टाइम बात करेंगे तो आप इसको 1 मिनट लिख सकते हैं। ये क्या है? 1 मिनट। ये एल्कोहल की सेपरेशन भी है। जो हम लोग जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, ये जिंक क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। जिंक क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट भी बोला जाता है। और ये आपके एल्कोहल को सेपरेट करने में काम में आता है। कहीं पर कोई मिक्सचर एल्कोहल का प्राइमरी सेकेंडरी तरफ, उस जगह पर ये उसको सेपरेट करने के काम में आता है। तो जिंक क्लोराइड का एक यूज ये भी है। ये हम लोग एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एल्कोहल से और सारे तरीके पढ़ेंगे। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के और भी रिएजेंट हैं, और भी तरीके हैं। केवल जिंक क्लोराइड का क्या क्या यूज है वो हम बात कर रहे हैं। जिंक क्लोराइड को मैंने कहा आपसे कि इसकी एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 3 to 1 डिग्री इसका है नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल हो और HCl हो तो रिएक्शन आप समझ लीजिए कि एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस, ग्रोव्स प्रोसेस, ROVES, ग्रोव्स प्रोसेस। इस ग्रोव्स प्रोसेस में क्या होता है कि है वो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये इसको बोलते हैं अलग से ग्रुप्स प्रोसेस। और इसका मतलब ये है कि ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी, ये केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी है तो ये बनाता है। टर्सरी के लिए ZnCl2 का काम भी नहीं होता, जान रहे हैं। टर्सरी अगर आ जाएगा तो उसका काम नहीं होता है। टर्सरी के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए कहीं पर टर्सरी है, जैसे मान लीजिए CH3 है, C है, यहाँ CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर OH है, इसकी रिएक्शन HCl से हो रही है, तो यहाँ ZnCl2 का कोई काम नहीं है। यहाँ रिएक्शन सर किस का प्रोसेस है ये? डायरेक्ट हो जाए। यहाँ देखिए ZnCl2 का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत है, ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर जिंक क्लोराइड का काम नहीं होता। लेकिन
प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा तो वहां जिंक क्लोराइड HCl का काम रहेगा। ठीक है, फिर एक प्रोसेस होगा सर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रोसेस है ये वाली, ये ग्रोथ प्रोसेस GROV ग्रोथ प्रोसेस। एक अगली प्रोसेस है इसमें हम लोग केवल ब्रोमो एल्केन बनाएंगे। सर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। माइक बंद कर दीजिए सब लोग। अगली जो ब्रोमो बनाएंगे वहां KBr को यूज करते हैं। नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन है, यहाँ जो रिएजेंट यूज करते हैं KBr के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। कंसंट्रेट सर थोड़ा बड़ा लिखिए। कंसंट्रेट है ये आप जानते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो कल प्रॉब्लम एक हमारे पास अनिल ने सेंड की थी कि क्या रीजन है सर कि वहां पर KI के साथ में H2SO4 यूज नहीं होता। तो KI के साथ H2SO4 यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। जब आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा तो उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर हमारे उसको ऐड करने का, जब यहाँ ऐड करने का यूज है तो वहां पर इसको उसमें HI को हम लोग यूज नहीं करते। देखिए जैसे होती क्या रिएक्शन कि पहले स्टेप में ये KBr H2SO4 से रिएक्ट होगी। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। ये बनाएगा HBr प्लस KHSO4। ध्यान दीजिए इसके पहले स्टेप में KBr प्लस H2SO4 इक्वल टू HBr प्लस KHSO4। यहाँ जो HBr बन जाएगा ये आपके अल्कोहल के साथ जाएगा CH3 CH2OH प्लस HBr इक्वल टू CH3 CH2Br प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमो एल्केन बन गई आपकी। ये जो ब्रोमो एल्केन बनती है ये 48% HBr यहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ जो HBr यूज किया जाता है वो HBr अप्रॉक्सीमेट 48% है। 48% HBr है। ये आपका ब्रोमो एल्केन बन गया। यहीं पर आप इस बात को नोट कर लीजिए, concentrate H2SO4 is not used with KI। कंसंट्रेट H2SO4 KI के साथ यूज नहीं होता। रीजन ये है क्योंकि ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहाँ पर जैसे KI लेता है, KI लेता है I को चेंज कर देता है I2 में। ये I चेंज सर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सर दिखाई नहीं दे रहा है। जाता है I2 में। आप लिख सकते हैं कि K2SO4 यहाँ 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये चीज चेंज होगा किसमें, I2 में। जब ये I2 में चेंज हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होती है। आयोडो एल्केन को जब बनाते हैं तो वहां पर इसीलिए H2SO4 की जगह फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फास्फोरिक एसिड। ये नंबर बी था। नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन। हम लोग आयोडो एल्केन बना रहे हैं। आयोडो एल्केन में क्या करते हो कि यहाँ पे I के साथ में H3PO4 यूज करते हैं। H3PO4 95%। H2SO4 यूज नहीं करते। H2SO4 आयोडीन का को ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो जहां पर ये I- है
वो बदल जाएगा I2 में। जब वो I2 में बदल जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है। ये रिएक्शन की स्थिति है जैसे I प्लस H3PO4 इक्वल टू HI प्लस KHO4। ये देखिए HI बन गया। यही वाला HI वहां जाकर एल्कोहल से रिएक्शन कर जाता है। देखिए CH3CH2OH प्लस HI CH3I प्लस H2O। देखिए बन गया ये आयोडोएथेन। बन गया आयोडोएथेन। तो ये प्रोसेस है, ये ऐसे ही यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए आपको ये आइडिया होगा PCl5 PCl3, जो PCl5 PCl3 है उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अगली प्रोसेस है आगे यूज कर सकते हैं आप नंबर नेक्स्ट पॉइंट में। ये नंबर 1 के सारे पार्ट चल रहे थे इसके एल्कोहल में। नंबर 2 PCl5 एंड PCl3। PCl5 एंड PCl3। आप PCl5 और PCl3 भाई जब आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एल्कोहल आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ROH, तो ROH की रिएक्शन अगर आप PCl5 से करा लीजिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड। जिस जगह पर OH होता है उसी जगह पर Cl आकर के जुड़ जाता है। ठीक है। अगर PCl3 लेते हैं, तो यहाँ देखिए ROH प्लस PCl3, तो इसके एल्कोहल के 3 पार्ट लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, तो आग बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3। देखिए एल्किल हैलाइड सेम कार्बन की सेम कंडीशन, जहां पर OH था उसी जगह पर Cl बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो PBr3 PI3 इसलिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम लोग रेड और Br2 I2 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए PBr3 एंड PI3, ये 2 मॉलिक्यूल्स नॉट मोर स्टेबल। ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते। जब ये स्टेबल नहीं होता है तो आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन के लिए क्या करते हैं? फॉर ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रोमो एल्केन के लिए हम लोग रेड पी प्लस Br2 इस्तेमाल करते हैं और आयोडो एल्केन के लिए रेड पी और I2 इस्तेमाल करते हैं। ये समझिए, जैसे PCl3 PCl5 है, ऐसे ही PBr3 PBr5 या PI3 PI5 इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग इस प्रोसेस फास्फोरस और हैलोजन के बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग रेड पी और Br2 इस्तेमाल करेंगे। तो रेड पी और Br2 की जो प्रोसेस होती है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसा मान लीजिए कि हमने लिखा CH3CH2 प्लस यहाँ देखिए Br2 इंफ्लुएंस ऑफ P, क्या बन गया? CH3CH2Br, ऐसे ही प्लस Br I लेते हैं आप तो CH3CH2OH प्लस I2 इक्वल टू रेड पी
CH3CH2I प्लस HI बन गया। जो जो यहाँ पर लिया जाता है, आप कहते हैं ना कि हमने रेड पी लिया, जो रेड पी का स्ट्रक्चर है वो P4 का होता है। क्या होता है? P4 का। जैसे जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब P4 हुआ, इसका नाम हुआ रेड पी, ये रेड पी। और इसके साथ में जैसे हमने Br2 का इस्तेमाल किया, इसका Br2 का, इसके 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए और ये बनाते हैं 3PBr3। रेड पी का फार्मूला होता है, रेड पी का फार्मूला होता है P4 के साथ में 6 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के या 6 मॉलिक्यूल आयोडीन के, 6 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के या 6 मॉलिक्यूल आयोडीन के हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए PBr3 बन जाती है। इस वाले PBr3 की रिएक्शन यहाँ हो रही है, लेकिन लिखते हैं हम लोग रेड पी और Br2 में, रेड पी और I2 में। ऐसे ही सेम आप I2 भी यहाँ बना सकते हैं। सर ये प्रोसेस फर्स्ट दोबारा समझा दीजिए। P4 plus 6I2 equal to 3PI3। ये इसके साथ रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, अब आप समझिए कि ये आपने आयोडीन बना लिया, आपने ब्रोमीन बना लिया, आपने क्लोरीन का बना लिया। ये हैलोजन एल्कोहल से हैलोजन बनाने की प्रोसेस है। एक विधि और है जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस वो है SOCl2 के साथ में एकदम सेम होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं PCl3, वैसे वहां पर हम लोग यूज करते हैं SOCl2। SOCl2 साहब, the process is known as डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस को यूज करेंगे। ये रिएक्शन SN1 SN2 होती है। देखिए नेक्स्ट है नंबर 3, डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस DARZEN, डार्जन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ में, SOCl2 और एल्कोहल। देखिए जैसे CH3 CH2OH, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। इसके साथ में हम लोग SOCl2 रिएक्शन करा दिए, क्या बना? CH3CH2Cl प्लस SO2। यहाँ पर जो बात मेंशन करनी है, यहाँ पर SO Br2 और SOI2 इनके साथ रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, बिकॉज दे आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इस विधि से, इसलिए डॉर्जन विधि से आयोडीन और ब्रोमीन, आयोडाइड और ब्रोमाइड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से सीख लिया, हम लोगों ने एल्कोहल से सीख लिया। ये एल्कोहल कितनी प्रोसेस थी? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या यूज किया? हम लोगों ने एनहाइड्रस ZnCl2 इस्तेमाल किया, हम लोगों ने H2SO4 इस्तेमाल किया, हम लोगों ने H3PO4 इस्तेमाल किया, हम लोगों ने PCl3 PCl5 इस्तेमाल किया, हम लोगों ने रेड पी और I2 इस्तेमाल किया और SOCl2 इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे जो रिएक्शन बोली जाती है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 3, नंबर 4, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन ये रिएक्शन होती है कि जब हम लोग किसी भी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की
किसी भी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन अगर हम लोग हेलोजन से कराएं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद हेलोजन, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो वहां पर एल्किल हैलाइड बनती है और ये रिएक्शन कहलाती है आपकी बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। देखिए आपने लिया, आप लोगों ने लिया RCOOAG, देखिए ये हुआ सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसकी रिएक्शन कराया आपने H2 के साथ में। बहुत सारी जगहों पर लिखा है केवल Br2 इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए Br2 और Cl2 दोनों यूज होता है। अंतर क्या है कि जो Cl2 है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए सर यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन होती है। ये बन जाता है आपका RBr प्लस CO2, ये RX यहाँ RX प्लस CO2 प्लस AgX, यहाँ जो X है इसकी जगह हम लोग Br2 एंड Cl2 दोनों को यूज करते हैं, Br2 और Cl2 दोनों को यूज करते हैं। देखिए इस रिएक्शन का कितना फायदा है, एक तो चेन को छोटी कर दिया, इसने चेन को छोटी कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है एसिटिक एसिड, अब उस एसिटिक एसिड से मेथिल ब्रोमाइड बनाना है, इससे एसिटिक एसिड से मेथिल ब्रोमाइड, मतलब आप दो कार्बन से एक कार्बन पर आना चाहेंगे तो वहां पर आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखे क्या है, ईल्ड है, तो इसकी ईल्ड है हैलाइड की वो जस्ट रिवर्स है। यहाँ जो रेट ऑफ ईल्ड है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, यहाँ पर प्राइमरी जो है ज्यादा बनती है, प्राइमरी ज्यादा बनती है, फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी। यहाँ जो ईल्ड का रेशियो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। एल्किल हैलाइड की जो एल्किल क्लोराइड की जो ईल्ड है वो क्या होती है, एल्किल ब्रोमाइड से कम होती है। आप एक पॉइंट ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि ईल्ड ऑफ एल्किल क्लोराइड जो ईल्ड है वो क्या होती है, लेस देन एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल क्लोराइड की ईल्ड कम होती है, बनती कम है। तो जब बनती कम है इसलिए मुख्य रूप से यह रिएक्शन केवल एल्किल ब्रोमाइड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, वो रिएक्शन फॉलो करती है, इस रिएक्शन की जो सर हाँ बोलो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखे हैं, नेट कुछ कम होगा इसलिए हम अपने पास देख रहे हैं, हमारी विजिबिलिटी ठीक है। उससे नीचे क्या लिखा है यहाँ पे यस सर, yield of alkyl chloride less than alkyl bromide। एल्किल क्लोराइड की यील्ड एल्किल ब्रोमाइड से कम होती है। जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पर जो H2 है ये सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हम लोग Br2 इस्तेमाल करते हैं, किसको, ब्रोमीन को। ब्रोमीन की यील्ड ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादातर जगहों पर आप इसको पढ़ेंगे बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन टकराई जाती है, किससे, ब्रोमीन से। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद Br2, जहां RBr बनता है CO2 प्लस AgBr। यहाँ पर हमने X लिखा, X लिख करके बताया कि Br2 Cl2 दोनों यहाँ इस्तेमाल हो सकती है, I2 नहीं होती। क्यों, हम I2 बारे में बताने जा रहे हैं आपको, लेकिन पहले हम इसके बारे में बताते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म फॉलो होती है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता रिएक्शन फॉलो
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रिएक्शन फॉलो करती है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो पहले ही स्टेज पर ब्रोमीन जो है वहां पर इसके साथ जा करके जुड़ जाती है और वहां से सिल्वर को निकाल दी। जैसे RCOO है वो पहले ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर क्या बना दिया, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। आपको ब्रेक करते हैं, देखिए जो इसकी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है, जैसे मान लीजिए कि ये RCOO AG है, ये ब्रेक हो गया यहाँ से, ये बना लिया RCOO फ्री रेडिकल प्लस AG फ्री रेडिकल। ये RCOO फ्री रेडिकल Br2 से मिलेगा, बनाएगा RCOO Br। ये पहले बना दिया इसके साथ, देख लीजिए हमने क्या कहा उसे, RCOO AG ब्रेक हुआ पहले AG फ्री रेडिकल में, ये इसके साथ Br2 का क्या बना दिया, RCOO Br। अब ये जब बना दिया तो आप देख लीजिए इसके जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, RCOO फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, ये बना। और जब ये बन गया तो ये जो RCOO वाला है क्या बन गया आपका, R फ्री रेडिकल प्लस CO2, और ये R वाला Br रेडिकल में क्या बना दिया, RBr। ये यहाँ पर मैकेनिज्म यूज है, ये मैकेनिज्म कहलाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। दोबारा लीजिए सर, यहाँ पर कि हम लोग I2 का इस्तेमाल नहीं करें, दोबारा बता दीजिए। हम लोग I2 का यूज यहाँ पर नहीं करते, I2 का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि I2 के बारे में हमने बताया ना कि वो रिएक्टिव है और उसकी रिएक्शन है वो अलग टाइप की है। जब आप यहाँ नोट लिख दीजिए और I2, अगर आप I2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एस्टर बन जाता है। देखिए RCOOAG, इसके दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं I2 के साथ में, इसके दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं I2 के साथ में। देखिए क्या बनता है, यहाँ बन जाता है RCOOR। देखिए क्या बन गया, ये बन गया आपका एस्टर, और क्या बनेगा, CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और 2AgI बन जाता है, तो ये बन गया आपका एस्टर। इसीलिए आयोडीन का यूज यहाँ पर नहीं करते। अगर आयोडीन यूज कर लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ एस्टर बन जाएगा, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जैसे मरकरी वगैरह के साथ इस्तेमाल होती है, मरकरी और लेड वगैरह लेते हैं तो अरे हमारा सब रेडी है, कुछ रिएक्शन आएगी। जब सब लोग बोलेंगे तो बात किसी की स्पष्ट आती नहीं है। ठीक है, एक तो सब लोग अपने माइक को बंद रखे रहा करिए, जिसको बोलना सब आप उसको ऑन करके बात करिए, सिस्टम पर आइए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, सीख कैसे पाएंगे। हमने कहा आपसे कि यहाँ पर Cl2 Br2 इस्तेमाल होता है, वहाँ I2 इस्तेमाल होता, I2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि I2 के साथ में कंडीशन एस्टर बना देता है। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं, एक नोट और है यहाँ पे कि मरकरी एंड लेड, मरकरी और लेड को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ले लिया, ये देखिए साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पर COOH लगा हुआ, ठीक है, ये कंडीशन है। इसके साथ में रिएक्शन कराई जाए HGO की, इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही किसकी, HGO की, और किसके साथ में, Br2 के साथ में। अब आप देखिए ये 2Br2, ये भी 2 मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ देखेंगे
कि इसका क्या बन जाएगा, इसका ब्रोमो पार्ट बन जाएगा। ये देखिए ब्रोमो बन गई। और क्या बन जाएगा, ये ब्रोमो में 2 मॉलिक्यूल बनेगा। और क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, 2CO2 तो निकलेगा ही। इस प्रोसेस में CO2 निकलती है तभी चेन छोटी होती है, ये निकलेगा, ठीक, CO2 निकलेगा। और क्या बनेगा साथ में, यहाँ पर जो जो Br2 है, 2 है ना, 4 है Br2, ये Hg के साथ में Hg Br2 बना लेता है। और क्या बचा, अब आपके पास बचा है ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन बची हुई है, 1 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना, 2। तो प्रोडक्ट ये बनता है यहाँ पर। ये मरकरी और लेड अगर आप लगा लेंगे तो वहां की कंडीशन है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन की है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। नंबर 4, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज आप समझ रहे हैं कि अब एक हाइड्रोजन है, एक हैलाइड बना हुआ है, उसी की सहायता से दूसरा हैलाइड हम लोगों को वहां पर बनाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जैसे मान लीजिए कि कोई और हाइड्रोजन बना हुआ है और आयोडीन का पार्ट बनाना है, तो एसीटोन के साथ में उसको बना लेते हैं। ये रिएक्शन बोली जाती है कोनांड-फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, बोली जाती है कोनांड-फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। कोनांड-फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, इसमें क्या है, जैसे CH3CH2Cl है, इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन साथ कराते हैं। और यहाँ पर CH3CH2I प्लस KCl ये बन जाता है आयोडोएथेन। क्या बन जाता है, आयोडोएथेन। ये क्या था, ये क्लोरोएथेन था। ये है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को वहां पर आकर के शिफ्ट कर दे, ये फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है। एक है आपकी स्वाड रिएक्शन, एक है आपकी, यही पर नोट लिख लीजिए, स्वाड रिएक्शन। स्वाड रिएक्शन ये फ्लोराइड के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने CH3CH2Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप HgF2 के साथ में मर्क्यूरिक क्लोराइड। जब आप मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराएंगे तो मर्क्यूरिक क्लोराइड यहाँ पर CH3CH2F प्लस HgCl2, देखिए क्लोरोएथेन बन गया। यहाँ क्लोरोएथेन था, ये क्लोरोएथेन हो गया, ये क्लोरोएथेन बन गया। क्लोरोएथेन और फ्लोरोएथेन, ये रिएक्शंस हैं। आप देखिए यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि कोई कार्बन ऐसा है जहां पर आपके पास मान लीजिए कि 2 क्लोरीन लगी हुई है, वहां पर 2 क्लोरीन लगी है, मोर देन 1, मान लीजिए कि मोर देन 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SbF3 एंटीमनी के क्लोराइड को यूज करते हैं, SbF3 को यूज करते हैं। वहां पर आप जब SbF3 को लगा देंगे तो वहां पर क्लोरीन बन जाएगी।